साथियों, ट्रिपल PIS के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम इस सेशन के अंदर यूपीएससी प्रीलिम 2024 के पेपर का डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं। इस डिस्कशन के अंदर हम देखेंगे कि आगे जो 2025 में जिन भी एस्पिरेंट्स को बच्चों को यूपीएससी का प्रीलिम देना है, उन लोगों को क्या यहाँ से लर्निंग मिल सकती है। जैसा कि हमने इसमें दिखा भी है ना कि लर्निंग एंड सजेशन फॉर एस्पिरेंट्स, ये दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी। सजेशन ये है कि जिन भी बच्चों को यूपीएससी का प्रीलिम 25 देना है, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा एक कैटलाइजर का काम करेगा कि आप एक पैटर्न को थोड़ा सा देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बदलाव कैसे यूपीएससी करता है। जैसे 23 को आप देखेंगे, उसके बाद 24 का भी ये नए बदले हुए पैटर्न का पेपर देखेंगे। साथ ही आप जो यूपी पीसीएस का 2024 का एग्जाम जो लोग देने जा रहे हैं, उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्कशन होने वाला है, क्योंकि हम इसके अंदर जो ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शंस को भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, ताकि आपका जो पेपर है अक्टूबर के अंदर, उस पेपर में आपको यहाँ से कुछ क्वेश्चन मिल सके। तो उनके लिए भी आप बहुत ही बेहतरीन ये सेशन होने वाला है। दूसरा, हमें यहाँ से क्या क्या टेक अवे मिले हैं वो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें पहला तो ये है, खुशी की बात है कि हमको एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर वापसी करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पिछली बार का जो पेपर था उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन पेयरिंग वाले बनाए गए थे 2023 के अंदर। यहाँ पर हार्डली 15 क्वेश्चन के आसपास हैं जो पेयरिंग में बनाए गए। दूसरा, जो क्वेश्चन पेपर है वो 2023 के कंपैरिजन अगर हम करें तो वो रिलेटिवली इजी रहा है। पिछला पेपर काफ़ी टफ था, इसीलिए मेरिट कम थी। कट ऑफ की भी बात हम करेंगे, पहले हम पेपर का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है उसकी एक बात करेंगे। टेंटेटिव कट ऑफ जो रहेगी उसकी हम एक थोड़ी सी आपसे चर्चा करेंगे। बाकी तो यूपीएससी को पता है कितनी कट ऑफ जानी है, हम तो एक टेंटेटिव बात आपसे कर सकते हैं। और जो बात हमें अब आगे के लिए लर्निंग लेनी है वो ये है, या मेरी तरफ से सजेशंस हैं जो आप लोगों के लिए, वो ये है कि आपको कोर कॉन्सेप्ट पर और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर आपको ध्यान देना है। क्योंकि इस पेपर के अंदर आप ज़्यादातर क्वेश्चन देखेंगे जो ज्योग्राफी से उठे हुए हैं, वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जो 11th क्लास के एनसीईआरटी से ज़्यादातर क्वेश्चन उसमें से सॉल्व हो रहे हैं। क्योंकि हम आपको पेज नंबर के साथ उसकी एनालिसिस भी बताएंगे कि किस पेज पर इसके बारे में दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो बड़ी ईजिली। और जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें आपको जो स्टैटिक पार्ट है हमारे सिलेबस के अंदर, उन सब पे इक्वली फोकस करना है, ये बात आपको ध्यान देनी है। क्योंकि पिछले कुछ पेपर्स के अंदर आपने देखा होगा ज्योग्राफी का सेक्शन काफ़ी कम आ रहा था, इस बार ज्योग्राफी के क्वेश्चन 20+ के आसपास है। यदि हम ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को मिला दें तो 31 से 32 क्वेश्चन हमने देखने को मिलते हैं। बाकी के सेक्शन जैसे आ रहे थे उसी तरीके से इसमें दिए हुए हैं। तो ये कुछ लर्निंग है और कुछ सजेशन है हमारी तरफ से, बाकी आपकी मर्जी है। हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपसे ये सजेशन दे रहे हैं, ताकि आप बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी सही डायरेक्शन के साथ पढ़ाई कर सकें और आगे आने वाले एग्जाम्स के अंदर अपना बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें। जिन लोगों का ये 2024 का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है, किसी भी कारण से कुछ खामियां रह गई हैं, तो उन लोगों के लिए ये सेशन ज़रूर सुनना चाहिए, ताकि आगे का मोटिवेशन मिल सके और जो लर्निंग है वो मिल सके। शुरू करते हैं हम आज का सेशन बिना देरी किए हुए। ए सेट है ये हमारा, इसके अकॉर्डिंगली आप अपने पेपर को मैच कर लेंगे आंसर के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आया था, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन एक बता रहा था कि पार्थिव विकिरण की तुलना में आगामी यानी इनकमिंग जो सोलर रेडिएशन है उससे वायुमंडल अधिक गर्म हो जाता है। हमने बताया इसमें, क्योंकि हम ये सेशन दोबारा से कंडक्ट इसलिए कर रहे हैं कि हमने जो पहला सेशन किया था उसमें किसी टेक्निकल इशू की वजह से वॉइस का इशू रहा कि वॉइस नहीं आ रही है उसके अंदर, इसलिए हम वही लिखा हुआ सेशन दोबारा से कर रहे हैं। इसलिए ये पेपर पे पहले से मार्किंग है, हमने जस्ट अभी किया है, वो हमने अपलोड भी कर दिया था, और जब मुझे पता चला कि उसके अंदर वॉइस नहीं आ रही, इसलिए इसको दोबारा से रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो मैंने आपको जैसा कि उस सेशन में भी समझाया था कि सपोज आपको ये मान लीजिए 100 यूनिट की एनर्जी आती है, किसमें, शॉर्ट वेव रेडिएशन की फॉर्म में आती है। इसमें से 35 यूनिट यहाँ से एटमॉस्फेयर के बाह्य परत से ही वापस चली जाती है, यानी 35 यूनिट्स का पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में या वायुमंडल को गर्म करने में कोई भी योगदान नहीं। रह जाती है 65 यूनिट जो पृथ्वी तक आती हैं। इन पृथ्वी तक आने में लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में ये वापस जाती है। तो जब ये वापस जाती हैं तो ये पृथ्वी पर जो 65 यूनिट आई है, इन्हीं का वायुमंडल को गर्म करने में योगदान है, उन 35 का बिल्कुल नहीं है। तो आप इजीली समझ सकते हैं कि यह स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इसमें लिखी हुई है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें दीर्घ तरंग विकिरण यानी लॉन्ग वेव रेडिएशन के अच्छे अवशोषक माने जाते हैं। यानी जो गैस होती हैं, इनका अगर इस तरीके से एक परत बन जाए या चादर बन जाए, तो इसमें आप देखेंगे जब लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में पृथ्वी से जो रेडिएशन होगा, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं जिसको, इसको लॉन्ग वेव रेडिएशन,
तो ये यहाँ पर इसी चादर के या इसी परत में एब्जर्व हो जाते हैं, तो इसलिए ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। ये देखो, मैं जैसा बता रहा था कि हम पेज नंबर से भी आपको डिस्कशन करेंगे। 11th क्लास की जो फिजिकल ज्योग्राफी की बुक है, इसमें पेज नंबर 68 और 69 के ऊपर ये बिल्कुल एक्सप्लेन किया गया। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही लिखा है और फर्स्ट गलत लिखा है और सेकंड सही लिखा है। तो इस प्रकार से आपको डी नंबर का आंसर इसका हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मैंने आपसे जैसा कहा बिल्कुल इजी, फिजिकल ज्योग्राफी के इसी 11th वाली बुक में यह भी क्वेश्चन दिया हुआ है। भूमध्य रेखा जो इक्वेटर होता है पर क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक होती है। बिल्कुल सही बात लिखी है। इक्वेटर पर प्रबल संवहनीय धाराओं के द्वारा ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाया जाता है। यह बात भी बिल्कुल सही लिखी गई है। तो इस प्रकार से कथन 1 और 2 दोनों सही है और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। यह बात आपके लिए बिल्कुल सही हो जाएगी। अब ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी यूपीपीसीएस में, ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन था ये यूपीपीसीएस में पूछे जा सकते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यूपीपीसीएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि जब वोल्केनिज्म होता है तो उसके बाद कौन से उत्पाद बाहर आते हैं। तो हमने जैसा बताया आपको कि ज्वल खंडास्मी यानी पायरोक्लास्ट इसके अंदर आता है, राख और धूल भी इसमें आती है, नाइट्रोजन के यौगिक भी इसमें आते हैं और सल्फर की, यानी चारों के चारों ऑप्शन में जो दिए गए विकल्प हैं वो सभी के सभी सही हैं, इसलिए डी नंबर का इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। फोर्थ नंबर पे जाएंगे क्वेश्चन के ऊपर, 4 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। तो आप देखेंगे कि जनवरी माह में समतापी रेखा मानचित्रों से प्राप्त कौन सा या कौन से निष्कर्ष सही है। आइसोथर्मल मैप के संदर्भ में बात हो रही है। समताप रेखाएं महासागर के ऊपर उत्तर की ओर और महाद्वीप के ऊपर दक्षिण की ओर विचलित हो जाती हैं। यह बात बिल्कुल सही लिखी गई है। दूसरा है शीत महासागरीय धाराओं, गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक अफवाह ड्रिफ्ट की उपस्थिति उत्तरी अटलांटिक महासागर की शीतल बनाती है। यही बात यहीं पर गलत हो गई, शीतल नहीं बनाती है, जस्ट अपोजिट है इसका। समताप रेखा उत्तर की ओर, इसको आगे पढ़ना ही नहीं है। सेकंड गलत हो गया, तो ये दोनों गलत हो गए। पहला हमको पता था कि सही है, तो इस वजह से ये आंसर करेक्ट हो जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है ना, फैक्चुअल क्वेश्चन है और इसको आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश विश्व में 2 सबसे बड़े कोको के उत्पादक के रूप में विख्यात है। तो हो गया कोटे डी आइवर और घाना। बिल्कुल फैक्चुअल है। यूपीपीसीएस में, एमपीपी स्टेट पीसीएस में इस टाइप के क्वेश्चन भरमार है, तो यहाँ से आपको ये लर्निंग मिल सकती है। जैसा मैंने कहा यूपीपीसीएस वाले इस पेपर को जरूर देखें, इस डिस्कशन को काफी लाभ होने वाला है। अब ये मैपिंग का कोई क्वेश्चन आ रहा है, ये मैपिंग का एक क्वेश्चन है जिसमें पश्चिम से पूर्व की ओर प्रयागराज के अनुप्रवाह में गंगा से मिलने वाली हिमालय की नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। इस प्रकार से यहाँ से जो उत्तराखंड की तरफ से गंगा नदी आ रही है और ये प्रयागराज तक आते आते किस प्रकार से इसमें नदियों का संगम होता है, यानी इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो ये जो क्रम है वो गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी का है। इस प्रकार से हमने मैपिंग के 10 से 12 यानी 11-12 मैंने सेशन किए हैं इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। यदि आप लोगों ने उन सेशंस को नहीं सुना है तो जरूर से आप सुनिए। मतलब मैं कहूँगा मोस्ट इम्पोर्टेंट है और किसी भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी यूजफुल है, आपको बहुत लाभ होगा उससे। जरूर से सुनिए, बहुत छोटे छोटे सेशन है। साथ ही हमने उसके अंदर ट्रिक्स भी बताई हैं कि किस प्रकार से आप उनकी ट्रिब्यूटरीज को याद कर सकते हो, कैसे किसी रेंजेस को याद कर सकते हो, यानी जो हमने पास होते हैं, दर्रे होते हैं, उनके संदर्भ में बताया। भारत के का जो मैपिंग है वो तो काफ़ी डिटेल में किया है, तो आप इसको देख सकते हो बहुत ईजिली। एक तो ये हो गया, तो इसको आप वहाँ से देख सकते हैं। अभी हमारा केवल सेशन है कि हम इसके आंसर डिस्कस करें। तो आप देखेंगे कि पश्चिम से पूर्व तक का जो अनुक्रम है जिसमें नदियाँ मिलती हैं, तो गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके अंदर वो आपसे पूछना चाह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है, चट्टानों के अपक्षय के कारणों में से एक कारण वर्षा है, वर्षा की वजह से वेदरिंग होती है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वर्षा के जल में CO2 होता है, क्योंकि वर्षा के जल में ऑक्सीजन विद्यमान होता है। ये दोनों बातें सही लिखी हैं। ऑक्सीजन और इनकी वजह से ही इसमें ऑक्सीडेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, इसी वजह से इसमें वेदरिंग की प्रक्रिया होती है। तो इस वजह से क्वेश्चन नंबर 7 का कथन 2 और 3 दोनों सही हैं और दोनों कथन 1 की व्याख्या करते हैं। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 8 नंबर का, जिसमें ये मैपिंग से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। नॉर्थ सी के सराउंडिंग देश आपसे पूछे जा रहे हैं कि नॉर्थ सी के सराउंडिंग में कौन से देश हैं। मैं आपको एलिमिनेशन से जाऊंगा कि फिनलैंड इसके आसपास नहीं पड़ता है, रूस इसके आसपास नहीं पड़ता है, तो ये 2 खत्म हो गए। बाकी जर्मनी इसमें पड़ता है, नॉर्वे पड़ता है, इसके अलावा नॉर्वे यहाँ पर पड़ता है और
यूनाइटेड किंगडम भी इसमें आता है, यहाँ नीचे इसमें डेनमार्क आता है, और इसमें पूर्वी साइड में जब हम देखेंगे तो इसमें जर्मनी है, नीदरलैंड है, फ्रांस है, बेल्जियम है, वो कुछ कुछ यहाँ पर दिखाई देंगे आपको। तो यहाँ जो ऑप्शन हमें गिवन है इसमें हमारे 2 है। फिर से मैं वही बात कहूँगा कि जिस किसी ने भी हमारी मैपिंग देखी है, पिछली जो सेशन हमने लिया है, उस मैपिंग को हमने काफ़ी डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से कवर किया है। यदि आप लोगों ने अभी तक वो सेशंस नहीं देखे हैं तो जरूर से जाइए, उन सेशंस का लाभ उठाइए, ताकि आगे आने वाले एग्जाम्स के अंदर ये मैपिंग के जो इजी क्वेश्चन रहते हैं उनको ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर पाएँ। क्योंकि हमने ब्लैक सी के अंदर कौन से देश पड़ते हैं उनके लिए ट्रिक्स काफ़ी ज़्यादा ट्रिक बताई हुई है उसके अंदर, आप बहुत ईजिली याद कर सकते हैं उनको। साथ ही जो भी लोग हमारे इस सेशन को सुन रहे हैं, यदि उनको हमारे यह सेशन पसंद आ रहा है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमने इतने दिनों के बाद इस पेपर को डिस्कस करने का एक ही रीज़न है कि इसको हम काफ़ी सोर्सेज से इसके आंसर को जस्टिफाई कर सकें, और बिल्कुल क्लियर होने के बाद ही हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें गलती होने की संभावना काफ़ी कम है, यानी फिर भी कुछ गलतियां हो सकती हैं क्योंकि ह्यूमन एरर आने की हमेशा संभावना है। चैलेंज नहीं करता हूं, लेकिन कोशिश की गई है कि आपको यहाँ गलती कम से कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास करेक्ट आंसर पहुँचे और मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपके पास तक हो। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा केवल 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, और 9 क्वेश्चन के अंदर फिर से आपके पास फैक्ट ही आ रहे हैं, जिसमें आपसे पूछा गया कुछ वाटरफॉल लिखे गए हैं, उनके एरिया लिखे गए हैं और किस नदी पर पड़ता है, ये बात देखिए। तो धुआंधार जो जलप्रपात है यह नर्मदा नदी के अंदर जबलपुर में है, ये बात बिल्कुल 2 पॉइंट सही लिखे हुए हैं, लेकिन इसका जो रीजन है वो मालवा रीजन ना होकर महाकौशल का रीजन पड़ता है, एक बात। दूसरा, हुंड्रू वाटरफॉल के बारे में लिखा गया है, हुंड्रू स्वर्ण रेखा पर ही पड़ता है, यह रांची में है और छोटा नागपुर के पास, छोटा नागपुर के रीजन में पड़ता है, ये बात बिल्कुल सही लिखी गई है। गैरसोप्पा या जोग जलप्रपात, ये जोग के नाम से भी वाटरफॉल जाना जाता है और गैरसोप्पा के नाम से भी जाना जाता है, यह पश्चिमी घाट में है, यह बात बिल्कुल सही लिखी गई है, लेकिन यह नेत्रवती रिवर पर ना होकर जो कर्नाटक की एक सरावती रिवर है उसके ऊपर देखने को मिलेगा आपको। तो इस वजह से इसके अंदर केवल और केवल ऑप्शन 1 यानी केवल एक सही मिलेगा इसके अंदर। फिर से यह है फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसके अंदर आपसे एरिया दिया गया है, पर्वत श्रृंखला का नाम दिया गया है और पर्वत का प्रकार। ये मैपिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं, कितनी मुझे मतलब मैं कहूँ कि एक प्राइड फील हो रहा है कि हमने जितने मैपिंग के सेशन किए उसके अंदर हमारी ये डिटेल में आई है ये सारी चीज़ें। पर्वत के टाइप हमने जरूर वहाँ पर कुछ के बोले हैं, कुछ के नहीं बोले हैं, लेकिन यहाँ पर आप एलिमिनेशन भी तो लगाएंगे कुछ, कि हमने कुछ को बताया है कि कौन से ब्लॉक पर्वत हैं, कौन से फोल्डेड माउंटेन है, इस टाइप से हमने बताया, कौन से रेजिडुअल माउंटेन है, ये सारा कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया। आप चाहें तो एक बार जाके जरूर से उन मैपिंग की सीरीज को देखिए। यहाँ पर है मध्य एशिया, यानी पहले यहाँ पर आए, पर्वत श्रृंखला का नाम है बोस्जेस और उस पर्वत का टाइप बताया है यहाँ पर फोल्डेड माउंटेन यानी बलित पर्वत। तो बोस्जेस जो पड़ता है ये यूरोप में पड़ता है, मध्य एशिया में नहीं पड़ता है। बोस्जेस जो टाइप है ये ब्लॉक पर्वत है, ना कि बलित पर्वत है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे यह ऑप्शन होता है हमारा गलत। फिर आल्प्स पर्वत आता है, यह यूरोप के अंदर है, ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है, लेकिन यह आल्प्स पर्वत जो है ये फोल्डेड माउंटेन है, यह ब्लॉक माउंटेन नहीं है, तो इस वजह से यह भी गलत हो जाता है। अब एप्लेशियन की बात आती है तो ये बलित पर्वत है यानी फोल्डेड माउंटेन है, ये बात बिल्कुल सही लिखी है और नॉर्थ अमेरिका के अंदर ही ये देखने को मिलता है, तो ये दोनों बातें सही हो गई। एंडीज पर्वत की यदि हम बात करें तो यह फोल्डेड माउंटेन है और दक्षिणी अमेरिका के अंदर देखने को मिलती है। तो आप देखेंगे इसमें 2 ऑप्शन सही मिल रहे हैं, यानी 2 विकल्प सही तरीके से मैच कर रहे हैं। ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन थे। इसके बाद अब 11 नंबर के क्वेश्चन पर, ये भी फैक्चुअल है, करंट अफेयर में काफी रहा है। इसका आने का रीजन ये रहा है, इस बार क्वेश्चन को इसको पूछे जाने के पीछे रीजन ये रहा है कि भारत सरकार ने 20 से ज़्यादा कुछ एयरपोर्ट्स हैं जिनको ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स के रूप में डेवलप करने के लिए कुछ गाइडलाइंस इशू किए हैं, जिनमें से कुछ एयरपोर्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला है डोनी पोलो विमानपत्तन यानी डोनी पोलो एयरपोर्ट। यह जो विमानपत्तन है ये ईटानगर के अंदर देखने को आपको मिलेगा, जो अरुणाचल प्रदेश में। कुशीनगर का उत्तर प्रदेश के अंदर मिलेगा, बौद्ध धर्म के का भी पवित्र स्थल माना जाता है यहाँ पर। तो ये दोनों तो बिल्कुल सही लिखे गए हैं, इनको इसमें शामिल किया गया है ग्रीनफील्ड परियोजना के अंदर, जबकि आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा को इसमें शामिल नहीं किया गया। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ए यानी 1 और 2। यह फिजिकल ज्योग्राफी की जो पुस्तक है आपकी 11th क्लास की, उसके अंदर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। जल वाष्प के संदर्भ में पूछा है, बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। हवा जब ऊपर उठती है तो फैलना शुरू हो जाती है, तो इसकी मात्रा में कमी कहेंगे या थोड़ा सा जो है ना उसका कंसंट्रेशन वो थोड़ा खत्म होने लगता है, यानी डेंस जो रहती है वो डेंसिटी खत्म होने लगती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है
कि यह एक गैस है जिसकी मात्रा ऊंचाई के साथ घटती है। किसकी? वाटर वेपर की। ये बात बिल्कुल करेक्ट लिखी है। दूसरी बात लिखी है ध्रुवों पर इसका प्रतिशत अधिकतम होगा। जब ये ऊपर जाने पर घटेगी तो ध्रुवों पर इसका मैक्सिमम पार्ट कैसे हो सकता है? ये तो इक्वेटर के पास होगा, तो इस वजह से इसमें ओनली ऑप्शन 1 इज करेक्ट और 2 इज इनकरेक्ट। तो आंसर हो गया हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये टेम्परेचर के रिलेटेड, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसके अंदर आप देखेंगे कि तापमानों का वार्षिक और दैनिक सीमा रेंज निम्न होती है। यानी टेम्परेचर का जो दिन और रात का और महीनों के अंदर जो देखेंगे कि तो काफी कम डिफरेंस रहता है। जैसे दिन में जो टेम्परेचर रहता है मोर और लेस उसी प्रकार का रात में रहता है, जो रात में रहता है उसके आसपास का ही दिन में रहता है। वर्ष भर बरसड़ होता है, ये बात आप एक विशेषता ये दी गई है। और बरसड़ में जो भिन्नता है वो 50 से 250 सेंटीमीटर की है। आपसे पूछा जा रहा है इसके अंदर कि यह किस प्रकार की जलवायु की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम सीधे आंसर के पास आएंगे। समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु के बारे में यह बात हो रही है। इसको आप, ये पहला वाला स्टेटमेंट है, यहाँ से पकड़ सकते थे कि ये जो टेम्परेचर का रेंज है ये काफी कम रहता है उस मतलब समुद्री एरिया के पास में। क्वेश्चन आ रहा है नेक्स्ट, फिर से ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कोरियोलिस बल के बारे में है, कोरियोलिस फोर्स के संबंध में है। आपने इसको पढ़ा होगा। यह पवन वेग की वृद्धि के साथ बढ़ता है, बिल्कुल करेक्ट बात लिखी है। और ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है और भूमध्य रेखा पर विद्यमान नहीं होता है। दोनों बातें बिल्कुल सही लिखी हुई हैं। तो आप देखेंगे कि इस कोरियोलिस फोर्स के संबंध में ये बात बिल्कुल सही है। आपको बताऊं कि ये जो साइक्लोन आते हैं ना, साइक्लोन जिसको हम चक्रवात भी बोलते हैं, ये चक्रवात, तो आपने देखे होंगे विषुवत रेखा के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री साउथ में ये चक्रवात नहीं आते, क्योंकि विषुवत रेखा पर जो ये है कोरियोलिस फोर्स ये बिल्कुल भी नहीं होता है, नगण्य होता है। इसके ऊपर जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे कोरियोलिस फोर्स होता जाएगा। यही बात यहाँ पर लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ जाएंगे। प्रत्येक वर्ष 21 जून को निम्नलिखित में से किन अक्षांशों पर 12 घंटे से अधिक समय का सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है? तो सबसे पहले जो इक्वेटर दिया है, तो यहाँ पर तो हर समय 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात हो रही है, तो इससे तो ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, पहला यहाँ से खत्म हो जाएगा। उसके बाद कर्क रेखा, बिल्कुल एक्चुअल में सही बात है, क्योंकि जो इसकी जो प्रेशर बेल्ट रहती है उनकी शिफ्टिंग होती है, तो 21 जून के आसपास कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही लिखा हुआ है। मकर रेखा का ऑप्शन में नहीं आएगा, तो इस वजह से तीसरा हम अलग कर लेंगे। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, चौथा और देख लेंगे। यानी आर्कटिक सर्कल जो है वहां पर भी 12 घंटे से अधिक का सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है। क्योंकि जो 21 जून वाला जो समय बताया जा रहा है, जो वर्तमान में अभी चल ही रहा है, यहाँ पर जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, या मैं कहूँ कि उत्तरी भाग है, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट आना शुरू हो जाता है। सूर्य के जो प्रेशर बेल्ट है वो उत्तर की ओर शिफ्ट हो जाती है। इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर 2 और 4, यानी कर्क रेखा और आर्कटिक सर्कल पर 12 घंटे से अधिक की सूर्य विद्यमान रहेगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये एक रिपोर्ट आई थी अभी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की, क्रिटिकल वेटलैंड कोंगो ऐसे करके एक रिपोर्ट लिखी हुई थी, और ये फरवरी 2023 में रिपोर्ट आई थी। शायद यूपीएससी ने क्वेश्चन यहीं से लिया हो। इसमें दिया था कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक में विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय पीठभूमि है जो जीवाश्म ईंधन से होने वाले लगभग 3 वर्ष के वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को धारण करता है, और जिसमें संभाव्य विनाश से वैश्विक जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा उस क्षेत्र को घोषित क्या रिप्रेजेंट करता है? तो इसके लिए आंसर हो जाएगा कोंगो बेसिन अपना है, जो इस चीज को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। नेक्स्ट 17 नंबर का जो क्वेश्चन है, यह भी करंट में था, क्योंकि एक एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है, इसके द्वारा इससे रिलेटेड अप्रैल 2024 में रेगुलेशन के संबंध में कुछ गाइडलाइंस इसने इशू किए थे। किसने? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ने, अप्रैल 2024 में। संभावित है, संभावना है कि यहीं से यूपीएससी ने क्वेश्चन लिया होगा। पर फ्लोरो एल्किल और पॉलीफ्लोरो एल्किल पदार्थों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और जो सही है उसको हमको बताना है। इसको PFAS को फॉरएवर केमिकल के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी लाइफ बहुत लॉन्ग होती है। तो यही बात इसमें देखो ये वाली लिखी हुई है, PFAS पर्यावरण में आसानी से निम्नीकृत डिग्रेडेड नहीं होते हैं। तो दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये और ये 3 जगह 2 लिखे हुए हैं, तो एलिमिनेट तो आप नहीं कर पाएंगे। PFAS में लगातार संपर्क के परिणाम स्वरूप जंतुओं में के अंदर जैव संचयन बायो एक्यूमुलेशन हो सकता है, यह बात सही लिखी हुई है। और PFAS का पेयजल
पीएफएज का पेयजल, खाद्य और खाद्य पैकेजिंग सामग्रियों में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। ये बात भी सही लिखी हुई है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। पीएफएज को मैंने आपको बता दिया है एक एक्स्ट्रा कि फॉरएवर केमिकल। अब यूपीएससी का रिपीटेशन ऐसा रहता है कि आगे पूछ लिया आपसे कि फॉरएवर केमिकल के रूप में किसे जाना जाता है, इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 18 एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है। इसके अंदर पूछा गया है कि उपर्युक्त जीवों में कितने प्रकार के परजीव्याव जातियां यानी पैरासिटोइड स्पीसीज पाई जाती हैं। तो इसके अंदर आपको हटा देना है कांतर, सेंटीपीड्स और दीमक, ये दोनों ही प्रजातियां इसके अंदर नहीं पाई जाती हैं। बाकी में जो कैराबेट बीटल्स हैं और मक्खियां हैं और बर बास्प जो है, ये तीनों पाई जाती हैं, इसलिए केवल 3। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन रहते हैं ना, वे स्किप करने के लिए रहते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आप ने यदि पढ़ के नहीं गए हैं तो इसके अंदर ना तो आप गैस वर्क लगा सकते हैं और ना ही आप, मैं कहूँ कि एलिमिनेट करके, अब ये पेयरिंग वाला क्वेश्चन है, एलिमिनेशन यहाँ लगेगा नहीं। तो इस वजह से इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी जो देता है ना, कि स्किप करने के लिए देता है। तो यही एक टेक्निक भी है जिसके अंदर यदि आपको स्किप करना आ जाए, यानी आपको कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं एग्जाम हॉल के अंदर। मैं यहाँ एग्जाम हॉल के बाहर बैठा हूँ, बड़ी इजीली आपसे बोल दे रहा हूँ कि इसको छोड़ना चाहिए था। एग्जाम का प्रेशर रहता है, उस समय पता नहीं चलता है कि हमको कौन सा छोड़ना है कौन सा नहीं। लेकिन यदि हम प्रॉपर प्रैक्टिस करते हैं एग्जाम हॉल के अंदर जाने से पहले, तो संभावना है कि हम इस टेक्निक को बड़ी इजीली समझ सकते हैं और सीख सकते हैं, क्योंकि ऑल अबाउट प्रैक्टिस। यदि आपने प्रैक्टिस की है तो आप जरूर परफॉर्म करेंगे। लक हो सकता है उस दिन आपका अच्छा ना हो, पेपर खराब हो जाए, वो एक अलग मैटर है। लेकिन यदि आपने प्रैक्टिस की है तो संभावना आपके अच्छे पेपर होने की ज़्यादा है, खराब होने की संभावना काफ़ी कम है। तो इसलिए प्रैक्टिस आप जरूर करिए और प्रैक्टिस से यह जरूर सीखिए कि हमको किस टाइप के क्वेश्चन में नहीं पढ़ना, यानी किस टाइप के क्वेश्चन के अंदर हमें हाथ नहीं डालना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित पौधों पर विचार करना है, उसमें मटर कुल के संबंधी कौन से पौधे हैं। तो मूंगफली, कुल्थी, हॉर्स ग्रास और सोयाबीन, ये तीनों ही मटर कुल के हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, ऑप्शन सी। अब फ्लाइंग फॉक्स, ये एनवायरमेंट्स का क्वेश्चन है, आपको दिया गया है। ये एक सेकेंड ये एक सेकेंड और बचा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर पीड़क जंतु यानी क्या बर्मिन प्रजाति के रूप में रखा गया है। बिल्कुल सही बात है, रखा गया है। और इंडियन फ्लाइंग फॉक्स अन्य जंतुओं का रक्त पीता है, यह बात गलत लिखी हुई है, क्योंकि वह अन्य प्रजातियों का रक्त नहीं पीती है। तो कथन एक तो सही है, लेकिन दूसरा ऑप्शन इसका सही नहीं है। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। मैंने इसकी बायो की जो बुक रहती है 11th क्लास वाली एनसीईआरटी की, उसके अंदर लास्ट के जो 4 चैप्टर हैं उसमें आप इस टाइप के क्वेश्चन को देख सकते हैं। इस टाइप की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी या इस टाइप के फैक्ट आप उसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक जीव का नाम दिया गया है सिकाडा या साइकेडा। एक जीव नहीं है, इसके अंदर जीव दिए गए हैं। एक तो जीव है सिकाडा या साइकेडा, एक दिया है मंडूक फुदक यानी फ्रॉग हॉपर, और थर्ड नंबर पे दिया है ताल बिसर्पी यानी पॉड स्कैटर। ये क्या है? तो ये तीनों के तीनों कीट है ना, तीनों के तीनों कीट है। एनवायरमेंट का क्वेश्चन है, च्युइंगम से रिलेटेड दिया है। बाजार में मिलने वाले अनेक च्युइंगम पर्यावरण प्रदूषण का स्रोत मानी जाती हैं, बिल्कुल सही बात लिखी है। अनेक च्युइंगम यानी गमों में गोंद बम बेस के रूप में प्लास्टिक होता है। यह प्लास्टिक होने की वजह से ही इनको पर्यावरण का प्रदूषक यानी पॉल्यूटेंट माना जाता है। तो 1 और 2 दोनों सही, और 2 1 का व्याख्या करता है, ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें देश लिखा हुआ है और अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने वाला जंतु लिखा हुआ है। पहला जंतु यहाँ पर लिखा हुआ है इंडी, इसको बाबा कोटा के नाम से भी जाना जाता है, यह बात आप याद रखेंगे। और इंडी या बाबा कोटा यह जो जंतु है यह प्राकृतिक रूप से यानी इंडिजीनियस रूप से मेडागास्कर के अंदर पाया जाता है, तो यह ऑप्शन आपका गलत हो गया। एल्क, यह डियर फैमिली का एक जीव है, इसको नॉर्थ अमेरिका और सेंट्रल ईस्ट एशिया के अंदर इसे देखा जाता है, इंडोनेशिया के अंदर इसे नहीं देखा जाता है। नेक्स्ट है बोनोबो। बोनोबो यह कोंगो में पाया जाने वाला नेटिव है, कोंगो में पाया जाता है। तो इस वजह से आप देखेंगे कि तीनों के तीनों जो ऑप्शन दिए गए थे वो तीनों गलत हैं। ये जो नेटिव से, अब ये क्वेश्चन है यह भी आपका स्किप करने वाला क्वेश्चन है। हमने तो आपको ये बिल्कुल कंफर्म करके
काफी सोर्सेस से ढूंढने के बाद आपको बताया है, लेकिन यह क्वेश्चन एक्चुअल में एग्जाम हॉल के अंदर स्किप करने वाला है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमारे हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए नहीं आते, ये हमको स्किप करने के लिए आते हैं। यदि आपका बहुत स्पेशलाइजेशन तब तक यदि नहीं है इस टाइप के क्वेश्चंस में, तब तक ये आपके स्किप करने वाले क्वेश्चन हैं। तो आगे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से पहले ये चीज अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जरूर से समझेंगे, हमको यहाँ पर छोड़ना है और किन क्वेश्चन को जरूर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24। एक ऑर्गेनाइजेशन दिया गया है वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये WTO के नाम से वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन भी है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी, लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है वो बात हो रही है आपकी वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन की। तो एक्चुअल में पहला जो बात लिखा है, यह संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों में से एक है, बिल्कुल गलत लिखा है क्योंकि यह एक NGO है। दूसरा लिखा है वैश्विक स्वच्छता संकट के समाधान पर कार्रवाई हेतु प्रेरित करने के लिए विश्व शौचालय शिखर सम्मेलन, विश्व शौचालय दिवस और विश्व शौचालय कॉलेज इस संगठन की पहल है। यह बात बिल्कुल सही लिखी है। थर्ड नंबर पे बात लिखी है कि इसके कार्यों का मुख्य लक्ष्य कम विकसित देशों और विकासशील देशों को खुले में सोच की समाप्ति के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निधि प्रदान करना है। यह बात बिल्कुल गलत लिखी है। फंडिंग का इसका कोई काम नहीं है, इसलिए ओनली 2 ऑप्शन करेक्ट है। इस प्रकार से होगा क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। क्वेश्चन नंबर 25 जो है आपका, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। पहले लिखा हुआ है सिंह यानी लॉयन की कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होती है। ये बात बिल्कुल सही हुई है, क्योंकि इनके प्रजनन का कोई निश्चित समय नहीं है, ये कभी भी इनका प्रजनन होता है। अधिकांश अन्य बड़ी बिल्लियों से भिन्न चीता दहाड़ता नहीं है। यह भी बात बिल्कुल सही लिखी हुई है, क्योंकि चीता कभी रोरिंग नहीं करता यानी दहाड़ता नहीं है। नर सिंह से भिन्न नर तेंदुए गंध चिन्ह के द्वारा अपना क्षेत्र घोषित नहीं करते हैं। यह बात बिल्कुल गलत लिखी हुई है। जैसे नरसिंह अपने क्षेत्र को निर्धारित करते हैं, उसी प्रकार से नर तेंदुए भी इस चीज को करते हैं, अपने चिन्ह बनाते हैं गंध से और उस एरिया के अंदर ही वो भ्रमण करते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 और 2 यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी थर्ड नंबर को आप हटा देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 26 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है 100 मिलियन किसानों का सही विवरण क्या है। तो एक्चुअल में इसका विवरण तो ये लिखा हुआ है, यह नेट शून्य कार्बन प्राकृतिक सकारात्मक खाद और जल प्रणालियों की ओर संक्रमण को तेज करने के लिए एक मंच है, जिसका लक्ष्य किसानों की पुनरुत्थानशीलता में वृद्धि करना है। यह बात लिखी हुई है यानी ऑप्शन नंबर ए, नेट जीरो कार्बन वाला इसका टारगेट है, इधर की तरफ किसानों को ले जाना। एक्चुअल में ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा लॉन्च किया गया एक प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर किसानों को हेल्प करते हुए उनको नेट शून्य की ओर आगे बढ़ाना है। ये इसका मेन टारगेट है। तो क्वेश्चन नंबर 27, ये काफी इजी क्वेश्चन था थोड़ा सा। इसमें पूछा गया है आपसे वितरित ऊर्जा संसाधन कौन से हैं। ये ऊपर जो संसाधन लिखे हुए हैं इसमें से डिस्ट्रीब्यूटिव एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर कौन से आते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव एनर्जी रिसोर्सेज क्या होती है, यानी वितरित ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं। एक्चुअल में ये वो संसाधन या साधन होते हैं जो जहाँ पर इनका प्रोडक्शन हो रहा होता है उसके आसपास के क्षेत्र में ही ये यूटिलाइज करी जाती है, यानी उनका यूज उसके आसपास ही हो रहा होता है। बैटरी, घर में इसकी बैटरी लगी रहती है, ऑफिस में लगे रहते हैं, वहीं पर उसका यूज। बायोमास के जनरेटर भी इसी तरीके से सेट किए जाते हैं। ईंधन सेल, फ्यूल सेल जो होते हैं वो भी इसी प्रकार से। रूफटॉप सोलर प्रकाशीय वोल्टेज यूनिट ये भी लगाए जाते हैं घर में। तो ये चारों के चारों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट लिखे हुए हैं। इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। बायो की 11th क्लास की पुस्तक में लास्ट के जो 14 के बाद के चैप्टर हैं उनमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष एक ऐसे कीट के साथ एक अद्वितीय संबंध को दर्शाता है जो इस वृक्ष के साथ सह विकसित हुआ है और वह एकमात्र कीट है जो इस पेड़ को परागित कर सकता है, पॉलिनेट कर सकता है, वह है फिग यानी अंजीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कितनों में विषाक्त यानी पॉइजनस प्रजातियां कौन सी हैं। तो इसमें तितली, मत्स्य और मंडूक यानी मेढक, ये तीनों के तीनों ही विषाक्त प्रजातियों के अंदर शामिल की जाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कितने वृक्ष वास्तव में भारत के देशीय वृक्ष हैं। तो काजू, यदि हम काजू की जब हम बात करेंगे यानी कैसियू की, तो इसको आप देखेंगे यह ब्राजील का नेटिव है। ये नेटिव जीव जंतु, फ्लोरा फौना, इसके संदर्भ में यूपीएससी का बड़ा फेवरेट टॉपिक रहता है कि नेटिव के संदर्भ में जरूर क्वेश्चन पूछता है। ये जो पपाया है, पपीता के संदर्भ में क्वेश्चन किया गया है। तो यह आपका मैक्सिको का, मैक्सिको में भी सदर्न पार्ट का, और जो कोस्टा रिका एक कंट्री है, कोस्टा रिका, यहाँ का नेटिव मैक्सिको और कोस्टा रिका।
दूसरा, ये जो रक्त चंदन की बात हो रही है, ये भारत का नेटिव है, आंध्रा के अंदर इसको देखने को मिल जाएगा, तो केवल एक इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन 30 हो चुका है, 31 की तरफ मूव करेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेशन के संबंध में। रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेशन के संबंध में है, यानी ये जनरेटर्स हैं और इनका यूज क्या है, ये लाइट वेट होते हैं और कॉम्पैक्ट जो स्पेस क्राफ्ट हैं उनके में पावर सिस्टम का काम करते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें लिखा हुआ है RTGS लघु विखंडन रिएक्टर है, यानी ये विखंडन जो लिखा हुआ है इसकी वजह से ये गलत, क्योंकि ये इस तकनीकी पर आधारित नहीं है। तो आप इसमें फर्स्ट हटा देंगे, फर्स्ट आप आंसर तक आ जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें पहला वाला गलत। RTGS का प्रयोग अंतरिक्ष यानों में ऑनबोर्ड प्रणालियों को विद्युत आपूर्ति करने के लिए किया जाता है, एकदम करेक्ट। और RTGS में प्लूटोनियम 238 का उपयोग किया जा सकता है, जो शस्त्र विकास का एक उपोत्पाद है, एकदम करेक्ट, दोनों बातें लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम 32 की तरफ। इसमें जाइंट स्टार के बारे में बात की जा रही है, यानी बृहत तारा जाइंट स्टार वामन तारों की तुलना में अधिक समय तक अस्तित्व में रहता है। यह बात गलत लिखी हुई है, क्योंकि इसका रीजन ये सेकंड ऑप्शन में दिया है कि वामन तारों की तुलना में बृहत तारों में नाभिकीय अभिक्रियाओं की उच्चतर दर होती है। न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो जाइंट स्टार्स के अंदर, यानी वामन तारों में, इसमें बृहत तारों में, जाइंट स्टार्स में अधिक होता है। इस वजह से इनकी जो लाइफ रहती है वो काफी शॉर्ट रहती है, अधिक नहीं रहती है। इसलिए कथन 1 गलत, कथन 2 सही। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है ज्योग्राफी के अंदर। ज्योग्राफी आए हैं क्वेश्चन, अभी तक हमारे सामने जितने क्वेश्चन आए उनमें काफी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में संश्लेषित होता है जो रक्त वाहिकाओं को विस्फारित करता है और रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है और कई बार काफी एग्जाम में बात मतलब अलग लैंग्वेज के अंदर आ चुका है, तो इसलिए आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट में आपसे रडार्स के जो उपयोग है, ये पूछा ना, उपरोक्त में से कितनी गतिविधियों में रडारों का उपयोग किया जा सकता है। पहला लिखा है विमान पत्तनों अथवा विमानों में यात्रियों के पास मौजूद नार्कोटिक की पहचान करने के लिए रडार का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर मेटल डिटेक्टर का या एक्सरे मशीन्स का उपयोग करके इस टाइप की चीजों को पकड़ने का काम किया जाता है। बर्सड़ का मॉनिटरिंग इससे यस हो सकता है। पशुओं के प्रवास पर नजर रखने का काम रडार के माध्यम से हो सकता है। तो इसके अंदर आप केवल 2 यानी 2 विकल्प आप बता देंगे कि इसमें 2 चीजें सही लिखी हुई हैं या 2 बातें बिल्कुल करेक्ट लिखी हुई हैं, और 2 करेक्ट कौन सी है, 2 और 3। नेक्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है 35 नंबर का क्वेश्चन साइंस एंड टेक का है, उसमें सिक्योरिटी वाले पार्ट में। निम्नलिखित विमानों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कितने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान माने जाते हैं। राफेल आपका आता है 4 से 4.5 जनरेशन वाला, 4 से 4.5 जनरेशन का। मिग 29 4th जनरेशन, तेजस 4th जनरेशन। तो इसमें कोई भी जो विमान है वो 5th जनरेशन के अंदर नहीं शामिल किया जाता है। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन हो गए 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। इसमें हाइड्रोजेल का प्रयोग निम्नलिखित में से किन में हाइड्रोजेल का प्रयोग होता है। यह आपके करंट अफेयर में एक चर्चा में रहा था, क्योंकि हाइड्रोजेल का प्रयोग करके जो आपके स्मार्टफोन रहते हैं इनके अंदर ग्लूकोज का मेजरमेंट करने के लिए एक टेक्नोलॉजी डेवलप की गई थी। इस वजह से उसमें हाइड्रोजेल का उपयोग किया गया था, इस वजह से ये चर्चा में रहा, इसलिए आपसे पूछा गया है। रोगियों में नियंत्रित औषधि डिलीवरी में हाइड्रोजेल का उपयोग हो सकता है। चल वातानुकूलन प्रणाली में इसका उपयोग हो सकता है। औद्योगिक स्नेहकों का विरचन करने में भी इसका उपयोग हो सकता है। तो इस प्रकार से सही उत्तर पूछा था, तो ऑप्शन डी 1 2 3 ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन द्वारा चालित फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहनों से निकलने वाला निर्वातक नली उत्सर्जन है। तो इसके अंदर आता है आपका जलवाष्प, क्योंकि हाइड्रोजन गैस को यूज करने के बाद या हाइड्रोजन को फ्यूल के रूप में यूज करने के बाद जो बाई प्रोडक्ट निकलता है वो वाटर वेपर निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर शब्द का वास्तव में और समुचित रूप से निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में चर्चा की गई है। तो यह चर्चा की गई है दीर्घावधि ऊर्जा भंडारण के संबंध में, दीर्घावधि ऊर्जा भंडारण के संबंध में। हाल ही में पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर शब्द का वास्तव में और समुचित रूप से निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में चर्चा की गई है। तो आप इसका उत्तर बताएंगे दीर्घावधि ऊर्जा भंडारण के रूप में। नेक्स्ट दिया गया है
मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर की चर्चा प्राय किस संदर्भ में की जाती है? तो मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर का चर्चा अपशिष्ट जल शोधन प्रौद्योगिकी के रूप में की जाती है। ऐसे ही आपको 2023 के अंदर जो एक क्वेश्चन पूछा गया था वो बायोफिल्टर्स के बारे में पूछा गया था। तो इस प्रकार की जो तकनीकी चर्चा में रहती हैं या जिनका उपयोग एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हो रहा है, कंजर्वेशन करने के लिए हो रहा है, उनसे रिलेटेड तकनीकी यूपीएससी जरूर से पूछती है। यहाँ पर आपसे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में समपार्श्विकृत उधार लेन देन संबंधी दायित्व निम्नलिखित में से किस में लिखित इंस्ट्रूमेंट है? पूछा जा रहा है कोलेटरल जो लेन देन चलते हैं वो किस मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है या कोलेटरल कहाँ पर चलता है? तो आपको पता है एक लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी रहती है। हमने यूपीएससी के पेपर से जस्ट पहले 3 सेशन इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर किए थे। यदि आपने उन सेशंस को देखा होगा तो इजीली आप इस क्वेश्चन को कर पाए होंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर आपको बताया था कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के अंदर यही कोलेटरल वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मनी मार्केट। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ मूव करेंगे। इसमें आपसे पूछा था कि किसी अर्थव्यवस्था में कुल प्रजनन दर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? टोटल फर्टिलिटी रेट को परिभाषित करने की दर है एक महिला की गर्भधारण आयु के अंत तक उनमें जन्मे जीवित बच्चों की औसत संख्या। यह ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फैक्चुअल है, कहीं भी आप पढ़ सकते हैं इसको। सेंसस आता है उसके अंदर लिखा रहता है, या इकोनॉमिक्स की कोई पुस्तक पढ़ रहे होंगे उसमें लिखा होगा, हर जगह ये आपको दिख जाएगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इकोनॉमिक्स का है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा पहला क्वेश्चन बता, इसमें सही विकल्प आपको देखने हैं। पहला लिखा है भारत में जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज रहती हैं उसमें भारतीय रिजर्व बैंक की चल निधि समायोजन यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी रेपो और रिवर्स रेपो का लाभ उठा सकती हैं। तो इसके संबंध में यदि आप आरबीआई के डॉक्यूमेंट्स को पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि जो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है इसके अंदर रीजनल रूरल बैंक को हटा दो, उसके अलावा जितनी भी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है उनको और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का लाभ उठा सकते हैं, यानी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। लेकिन एनबीएफसी को बैंक तो है नहीं, कॉमर्शियल बैंक नहीं है, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होने के बावजूद इसको प्राइमरी डीलर्स के अंदर नहीं रखा गया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 जो दिया गया है विकल्प 1 ये गलत हो जाता है। 1 गलत, 1 गलत, 2 तो हट गए। तीसरा मान लो 100% करेक्ट है, जो लिखा है भारत में शेयर बाजार ऋणों के लिए पृथक व्यापारिक मंच प्रदान कर सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही लिखी है। दूसरा लिखा है भारत में विदेशी संस्थागत निवेशक सरकारी प्रतिभूतियों के धारक बन सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही लिखी है। इस प्रकार से आप ऑप्शन नंबर डी केवल 2 और 3 को सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 में आपसे पूछा है भारत में निम्नलिखित में से कौन कॉर्पोरेट बॉन्डों यानी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो रहते हैं वो और सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार कर सकते हैं। हमने वो जो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्चुअल सेशन लिए थे, 3 सेशन लिए थे हमने लास्ट में, उसमें गिल्टेड मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मनी मल्टीप्लायर और मनी वेलोसिटी और बहुत भी सारे कॉन्सेप्ट थे इसके अंदर, हमने सब डिस्कस किए थे। आप लोग चाहें तो उन सेशंस को देख सकते हैं, और एग्जाम जिनको देना है आगे अपने अच्छा परफॉर्मेंस करना है उनको जरूर देखने चाहिए। काफ़ी यूजफुल है, बड़े छोटे छोटे सेशन है, कॉन्सेप्ट पर बात की गई है। आप इस पूरे सेशंस के अंदर सुनते हुए आ रहे हैं, आप खुद ही देख रहे होंगे हमारी फालतू इधर उधर की कोई बातचीत हमारे सेशन में नहीं होती है, क्योंकि हम ना तो आयोग के प्रवक्ता हैं कि हम आपको बता सकें कि आयोग क्या सोच रहा है, आयोग के अंदर कितनी वैकेंसी आने वाली हैं, हाइपोथेसिस बताऊं आपको कि इतनी वैकेंसी आ रही हैं, ये एग्जाम यहाँ से होने वाला है। आयोग के काम है वो आयोग के रडार में रहेंगे। हमारा काम है पढ़ के अच्छे से एग्जाम देना, और एग्जाम हो जाए तो उसका बेहतर ढंग से डिस्कशन जो हम आपके साथ कर रहे हैं। हम मतलब एक सिद्धांत पर काम करते हैं, वो सिद्धांत है हमारा कि जो काम, ऐसे एक बाउंड्री है हमारी और आयोग की, आयोग का काम है उसे आयोग को करने दो, या आयोग के अलावा जिनका काम है वो उनको करने दो, सरकार का, आयोग का, और इस बाउंड्री से इधर का काम हमारा है जहाँ पर हम ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करें और ईमानदारी से अपने पेपर को परफॉर्म करें। बस यहाँ तक हमको रहना चाहिए। फालतू की राजनीति में और फालतू के बकवासों में हमको नहीं पढ़ना चाहिए। और सही मायने में कहूँ कि यूट्यूब के ऊपर जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही कभी वो उस पेपर हॉल का प्रेशर फेस किए हैं, ना ही उन्होंने कभी 3 घंटे 6 घंटे में तो कहूँगा एक दिन में 6 घंटे बैठकर मेंस लिखा है, वो लोग आपको मेंस की गाइडेंस देते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़ी पॉपुलरिटी भी पा चुके हैं, तभी आप उनका इतिहास उठा के देखिए, उनका बैकग्राउंड देखिए, वो इस फील्ड के नहीं है, उसके बावजूद यहाँ पर बड़े गाइडेंस दे रहे हैं। बच्चे भी बेचारे भ्रामक विज्ञापन के अंदर और भ्रामक बातों में फंस जाते हैं। बच्चा क्या है, बड़े भोले होते हैं, फंस जाते हैं, नहीं समझते। तो आप लोग समझदारी का
कहें तो समझदारी से अपने डिसीजंस लें और अपने विवेक का इस्तेमाल करें, सही सोच से और सही समझ से आगे बढ़ें। जो आपको गाइड कर रहा है उसके बारे में पहले जरूर देखें कि वो एक्चुअल में उसके पास कितना एक्सपीरियंस है। चलिए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि भारत में निम्नलिखित में से कौन कॉर्पोरेट बॉन्ड सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार कर सकते हैं। पहला, बीमा कंपनियां कर सकती हैं, पेंशन निधि की जो कंपनियां हैं पेंशन फंड की वो कर सकती हैं, और खुदरा निवेशक तो कर ही सकता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर, यानी 1 2 3। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है उपरोक्त में से किन्हें वित्तीय लिखत यानी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट किन्हें माना जा सकता है। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के संबंध में 2-3 बातें आपको याद रखना होगा कि एक तो ये लीगल एग्रीमेंट होता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिस संस्था के द्वारा इसे इशू किया जाता है उसके और जिसने खरीदा होता है उसके बीच में। दूसरा, इसका कुछ ना कुछ मॉनिटरी टर्म में उसकी वैल्यू होती है। ओके, ये 2 चीजें आप याद रखेंगे। ये इतना जिसके अंदर होगा, और इसके अलावा ये रियल भी हो सकता है और वर्चुअल भी हो सकता है, यानी ये ऑन पेपर भी हो सकता है जिसमें आपके पास हार्ड कॉपी होगी, और वर्चुअल भी हो सकता है। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इस टाइप के हो सकते हैं। तो इसमें एक्सचेंज ट्रेडेड फंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर आता है। मोटर वाहन एक्चुअल में कैपिटल एसेट्स के रूप में है ये आपके पास, तो मोटर वाहन इसके अंदर नहीं आएगी। मुद्रा की अदला बदली इसके अंदर आएगी। तो विकल्प डी 1 और 3 इसके सही आंसर हो जाएंगे। 45 की तरफ मूव करेंगे। जब हम इकोनॉमी को पढ़ते हैं तो इसके अंदर एरियाज को बांटा जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के अंदर। कुछ क्षेत्र दिए, आर्थिक गतिविधि दी गई है, वो किस सेक्टर से रिलेटेड है उसके बारे में बात की गई। यहाँ पर दिया है कृषि उत्पाद का भंडारण। यदि कृषि उत्पाद होता तो प्राइमरी के अंदर आ जाता। कृषि उत्पाद का भंडारण दिया है यानी एक सर्विस है, तो ये टर्सरी के अंदर आएगी। पहला इसमें गलत हो जाएगा। डेयरी फार्म जो है वो प्राथमिक में यानी प्राइमरी में आता है। खनिज की खोज केवल की जा रही है तो वो सर्विस के रूम में टर्सरी में आएगी। कपड़ा बुनाई मैन्युफैक्चरिंग है तो ये द्वितीयक में आएगी। कि तो केवल 3 जो पेयर्स हैं वो मैच कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जो आपका, उसमें दिया गया है निम्नलिखित सामग्रियों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से किसका उपयोग संधारणीय विमानन ईंधन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के रूप में, फीड स्टॉक के रूप में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कृषि अपशिष्ट का भी किया जा सकता है, मक्का के दाने का भी किया जा सकता है, अपशिष्ट जल शोधन अपंग का की भी किया जा सकता है, और कास्ट मिल से जो अपशिष्ट मिलता है उसका भी। तो ऑप्शन डी सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसके अंदर 1 2 एंड 3 चारों के चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड है। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर भौतिक पूंजी के संबंध में आपसे पूछा गया है। फिजिकल कैपिटल, फिजिकल कैपिटल 2 तरीके की हो जाएंगी, एक फिक्स्ड हो जाएगी और एक फिक्स्ड को ही देख लेते हैं। थोड़ी वो भौतिक पूंजी तो नहीं होगी, लेकिन एक वर्किंग कैपिटल और होती है। जैसे फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल 2 टाइप की कैपिटल है। यहाँ पर दिए किसान का हल, जो किसान हल रखता है ये उसका एक सामान है जो लंबे समय तक चलता है, तो ये फिक्स्ड कैपिटल के रूप में गिना जाएगा, ना कि वर्किंग कैपिटल के रूप में। वर्किंग कैपिटल वो है जो हाल के लिए काम चलाती है शॉर्ट टर्म के लिए, और जो फिक्स्ड कैपिटल है वो लॉन्ग टर्म के रूप में। तो आप आसानी से देख सकते हैं किसान जहाँ हल होता है काफी लंबे समय तक उसका इस्तेमाल होता है और यूज भी रहता है। कंप्यूटर लॉन्ग टर्म तक चलता है, स्थिर पूंजी यानी फिक्स्ड कैपिटल है। बुनकर के द्वारा प्रयोग किए जाने वाला सूत क्या है? स्थिर पूंजी नहीं है, ये वर्किंग कैपिटल है, क्योंकि उस सूत का हाल इस्तेमाल होगा, फिर से नया खरीदना पड़ेगा। पेट्रोल कार्यशील वर्किंग पूंजी है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे इसमें पहला और थर्ड ये 2 गलत हो जाएंगे, और 2 और 4 ये सही हो जाएंगे, तो केवल 2 इसमें करेक्ट आंसर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट है एक टेक्नोलॉजी के बारे में लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या वाक्यांश का उपयोग 3D आभासी वर्चुअल दुनिया में एक इंटरऑपरेबल नेटवर्क, जिसे ऐसे लाखों प्रयोक्ताओं के द्वारा एक साथ एक्सेस किया जा सकता है जो आभासी दुनिया, आभासी यानी वर्चुअल वस्तुओं पर संपत्ति के अधिकारों को प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन लिखा है ये मेटावर्स के संबंध में लिखा हुआ है, तो इसलिए इसका ऑप्शन का आंसर हो जाएगा केवल सी, मेटावर्स। 49 नंबर का क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है आपसे विदेशी बैंक के साथ व्यवहार करते समय भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अधिरोपित नियमों के संदर्भ में कुछ कथन लिखे गए हैं। पूछ रहा है कौन से कथन सही है। पहला है भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों के लिए कोई न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा तो नहीं है ना, जो भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंक जो चलते हैं, बैंकिंग सब्सिडरी जो चलती हैं, उनके लिए मिनिमम पूंजी, मिनिमम कैपिटल की आवश्यकता होती है। आरबीआई की गाइडलाइंस ये बात स्पष्ट रूप से कहती है। भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों, बैंक सब्सिडरी के लिए बोर्ड सदस्यों में मिनिमम यानी एट लीस्ट 50% भारतीय नागरिक होने चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, पहला गलत है, इसलिए केवल 2 आंसर हो जाएगा इसका। आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे CSR के संबंध में दिया गया है कि भारत में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व
कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीएसआर नियम निर्दिष्ट करते हैं कि सीधे कंपनी अथवा इसके कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने वाले व्यय को सीएसआर कार्यकलापों के रूप में नहीं माना जाएगा। यह बात बिल्कुल सही लिखिए। सीएसआर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए लाया गया है। कंपनी एक्ट, कंपनी का जो 2013 वाली जो कंपनी एक्ट है, इसके अंदर की जो एक धारा है 135, इसमें सीएसआर के संबंध में काफी कुछ डिटेल में लिखा गया है। सीएसआर नियम सीएसआर कार्यकलापों पर होने वाले न्यूनतम व्यय को विनिर्दिष्ट नहीं करते हैं। ऐसा गलत लिखा है। आप 135 क्लॉज पढ़ेंगे तो इसमें स्पष्ट रूप से आपको देखने को मिल जाएगा कौन से सही आपको बताने हैं। तो दूसरा तो गलत हो गया, तो केवल ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो हमने आज 50 क्वेश्चन का आपके साथ डिस्कशन कर लिया है। आगे के सेशन के अंदर हम बहुत ही जल्दी आगे के जो 50 क्वेश्चन है उनका डिस्कशन करेंगे। आप लोगों को हमारा ये सेशन कैसा लगा, इसके संदर्भ में आप हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो इस हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और हम आपसे फिर से वही कहेंगे कि हमने जो पहले इसको रिकॉर्ड किया था उसमें कुछ टेक्निकल एरर आने की वजह से हमारी वॉइस उसमें नहीं आ रही है, तो इस वजह से हमने इसको दोबारा से रिकॉर्ड किया है इस सेशन को। तो अब मैं इसको पुनः रीलोड करूंगा, उसके बाद आप इसे आसानी से सुन सकते हैं। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो और जय हिंद।